अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। 13 जून 2024 थर्सडे जुमेरात का दिन का पाकिस्तान में बड़े भरपूर तरीके से आगाज़ हो चुका है और इस दिन में 2 बड़े बैटल सीन्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वो कानूनी लीगल बैटल सीन्स भी हैं और वो पॉलिटिकल बैटल सीन्स भी हैं और उससे नत्थी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। एक बैटल सीन है इस्लामाबाद में, दूसरा बैटल सीन है लाहौर के अंदर। इस्लामाबाद में जो बैटल सीन है, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। लाहौर के अंदर जो बैटल सीन है, वो चीफ जस्टिस लाहौर जो हैं मलिक शहजाद खान, उनसे भी उसका ताल्लुक है और उसका ताल्लुक जस्टिस शाहिद करीम की अदालत से भी है। लेकिन ये खाली लीगल डेवलपमेंट्स नहीं है, इसके साथ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं, वो नथी हैं और ये दोनों वो डेवलपमेंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये बैटल्स इस वक़्त शुरू हो रही हैं और अगले चंद घंटों में इनका इनका जो आउटकम है, वो हमारे सामने आएगा। इसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए हैं। मैं एक-एक करके इनका ज़िक्र करता चला जाऊँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं आपको याद करवाऊँगा कि 2 दिन पहले 11 जून को मैंने इसके हवाले से वीडियो भी किया था, जब वहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने 2 पिटीशंस आईं। ये 2 पिटीशंस जो हैं, दोनों का ताल्लुक इद्दत से था, इद्दत के केस से था, जहाँ पर आपको पता है कि फरवरी में इलेक्शन से पहले वो जो हफ्ता था, उसमें 3 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। 3 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पहले। ये दोनों पिटीशंस जो हैं, ये 2 सलमान्स लेकर आए, 2 ब्रिलियंट सलमान्स। एक हैं सलमान अकरम राजा साहब, जो इमरान खान की पिटीशन लेके आए, दूसरे सलमान सफ़दर, बैरिस्टर सलमान सफ़दर, जो बुशरा बीबी की पिटीशन लेके आए। सलमान सफ़दर जो हैं, उनकी पिटीशन सॉरी सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, जो पाकिस्तान का फ़िलॉसफ़र वकील है, उनकी जो पिटीशन थी, वो इमरान खान की पिटीशन ये थी कि जस्टिस जो जज शाहरुख अर्जुमन थे सेशन कोर्ट के, उन्होंने 29 मई को जो रिक्यूज़ल किया, वो रिक्यूज़ल उनका बनता नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने रिक्यूज़ल की, जो उनके पास दरख़्वास्त और एप्लीकेशन आई थी ख़ाबर मानिका की, उसे वो रद्द कर चुके थे। सेकंड टाइम वो पूरा केस सुन चुके हुए थे। 23 मई को वो ऐलान कर चुके थे कि 29 मई को फ़ैसला उन्होंने महफ़ूज़ कर लिया, 23 मई को, और वो फ़ैसला सुनाएँगे। जब वो फ़ैसला उन्होंने महफ़ूज़ किया था, आपको याद है मैंने उसी वक़्त कहा था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन सलमान अकरम राजा का आर्गुमेंट ये है कि वो रिक्यूज़ल कर नहीं सकते थे स्टेज के ऊपर, जबकि फ़ैसला महफ़ूज़ कर चुके थे। 90 दिन वो फ़ैसला, इससे पहले वो केस को सुन चुके थे। स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd फ़रवरी टू 23rd मार्च, 23rd मार्च से 23rd अप्रैल, 23rd अप्रैल से 23rd मई, और इसके दरमियान में ख़ाबर मानिका ने प्रोसिक्यूशन के तौर पे रिज़वान अब्बासी साहब ने पता नहीं कितनी कोशिशें की इसको डिले करने की। डिले करते 90 दिन का ये अपील प्रोसेस चला। तो इस स्टेज के ऊपर वो रिक्यूज़ल कर नहीं सकते थे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनसे कनकर किया और एग्री किया कि प्राइमा फेसाई ये लगता है कि ये रिक्यूज़ल जो किया है जज शाहरुख अर्जुमन ने, ये गलत किया। अब यहाँ पर हुआ ये कि आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने रिक्यूज़ल करके इसको रेफ़र कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब भी ऐसी चीज़ रेफ़र की जाती है, तो वो सीधी की सीधी चीफ़ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब, ऑनरेबल आमिर फ़ारूक साहब के पास आती। आमिर फ़ारूक साहब ऐसे केसेस में देर नहीं लगाया, उन्होंने फ़ौरी तौर पर एक और सेशन जज जो हैं अफ़सल मजूका साहब के पास ये केस रेफ़र कर दिया कि वो अपील सुनेंगे। और शाहरुख अर्जुमन साहब ने जाते-जाते रुख़सती में ये लिख दिया था कि केस सारा सुना जा चुका है, और जो इसमें कंप्लेनेंट है, उसने इसको, और प्रोसिक्यूशन ने इसको लटकाने की बार-बार कोशिश की है, डिले किया है, लेकिन इसके सारे आर्गुमेंट जो हैं, वो सुने जा चुके हैं, इस पे कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफ़सल मजूका साहब ने फ़ौरी तौर पे इसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दी, उन्होंने इसमें नोटिसेस वगैरह जो है इश्यू कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अ, 11 जून से को 3-4 दिन पहले जब ये पिटीशंस आईं सलमान अकरम राजा की और सलमान सफ़दर की, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों पिटीशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकती, और नहीं इसलिए नहीं सुन सकती कि ये दोनों के दोनों केसेस जो हैं वो सेशन कोर्ट्स में ऑलरेडी सुने जा रहे हैं, वहाँ पे रिलीफ का मामला चल रहा है, और ज़ाहिर है कि ये एक फ़िज़ूल आर्गुमेंट था। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शन थी। सलमान अकरम राजा जब 11 जून को पेश हुए मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने, जस्टिस साहब के सामने, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता जुडिशियल रिलीफ को डिनाई करने के लिए, और उनसे मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एग्री किया, और उन्होंने रजिस्ट्रार जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी ऑब्जेक्शंस को उन्होंने ओवररूल कर दिया, और उनकी ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करके उन्होंने दोनों जो पिटीशंस हैं, जो सलमान अकरम राजा की है और बैरिस्टर सलमान सफ़दर की है, उन्हें उन्होंने क्लब कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वन केस इन पिटीशन, और उन्होंने 13 जून 2024 की, यानी आज के दिन थर्सडे की, उन्होंने तारीख लगाई। और मैंने उस वक़्त इसका एनालिसिस ये किया था कि ईद है 16 जून को,
और ईद से पहले, यानी संडे के दिन ईद है पाकिस्तान में, तो ईद से पहले जब उन्होंने इस केस को लगाया, वरना वो इसको ईद के बाद की भी तारीख डाल सकते थे, इसका मतलब है कि वो इसको सीरियसली टेक अप करना चाहते हैं। जब उन्होंने इसको 16 जून की दी, तो साथ ही उन्होंने जब उन्होंने 13 जून यानी आज के दिन की दी, तो साथ ही मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने नोटिसेस इश्यू कर दिए कंप्लेनेंट को भी। कंप्लेनेंट इसमें है ख़ावर बानेका, और साथ ही प्रोसिक्यूशन को जो रिजवान अब्बासी साहब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब बुशरा बीबी का जो केस है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बिकॉज़ वो ये कह रही हैं कि मुझे 7 साल की सज़ा सुना दी गई 3 फरवरी को। मैंने अपील की, 90 दिन तक ये प्रोसीडिंग हुई, 90 दिन तक इस केस के सब्सटेंस को सुना गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसकी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं की शाहरुख अर्जुमन ने, और इसको उन्होंने फिर रेफ़र कर दिया, और ये फिर आगे चलेगा केस, और मेरे ह्यूमन राइट्स की बड़ी सख्त यहाँ पे तलाफ़ी हो रही है। अच्छा, मैं जब ये इद्दत केस देखता हूँ, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं चूँकि अमेरिका के अंदर हूँ, मुझे और ही ज़्यादा शर्म आती है। जो लोग पाकिस्तान में होंगे शायद उनको इतनी शर्म ना आती हो। मुझे एक पुराने डॉक्टर साहब, उनका नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, उन्होंने कहा कि कहीं मैं बैठा हुआ था और वहाँ पर और डॉक्टर्स थे हिंदुस्तानी, वहाँ पर इस केस की डिस्कशन हुई, तो मैंने तो कहा कि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। वहाँ कोई अमेरिकन्स थे, उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ पे शायद हिंदुस्तानी नहीं थे, वहाँ अमेरिकन्स तो डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो हूँ ही नहीं पाकिस्तान से, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ। तो अब ये हालात हो चुके हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों की ये हालात कर दिए हैं इद्दत केस में, कि कोई पढ़ा लिखा ज़ी शऊर शख्स जो है, वो इद्दत केस के ऊपर डिफेंड नहीं कर सकता। ये गालिबन असर हाज़र की इंसानी दुनिया का वाहिद केस है, जहाँ एक औरत को ये कहा जा रहा है कि उसको ये पता नहीं है कि वो शादी कर सकती है या नहीं कर सकती। और ये इतना बड़ा इशू है कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के मखसूस हालात के अंदर रहते हो, जहाँ सबको ज़बरदस्ती शादोली की चूई बनाया जा रहा है, तो शायद वहाँ पर आप इस चीज़ को हज़म कर सकते हो। किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुल्क के अंदर आजकल 2024 जो साल चल रहा है, 21वीं सदी का पहला क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ बैटल्स हो रही हैं इस वक़्त। आप देखिए ज़रा, उस पे भी एक करना चाहिए वीलॉग, कितनी घुमसान की जंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ऐसी-ऐसी वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उस ज़माने के दरमियान में हमने इद्दत केस में एक औरत और उसके ख़ावंद को, जिनकी उम्रें भी अच्छी खासी हैं, कोई 18-18 साल के नहीं है, कि आपने उनको 7 साल की सज़ा जो है सुना दी। तो बुशरा बीबी का केस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने एक वकील, जो बड़े भारी वकील हैं इस्लामाबाद के, बहुत मामलात की खबर रखते हैं, बैरिस्टर हैं, मैंने उनसे पूछा कि आज क्या होगा ये इस केस के अंदर। बुशरा का केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, और बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो हैं, वो बड़े ज़ीरे को बहुत ही पर्सुएसिव किस्म के वकील हैं। तो वो जो वकील थे, दूसरे बैरिस्टर, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान सफ्दर जो केस लेकर आए हैं बुशरा का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शाहरुख अर्जुमन ने जो किया उसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, और इसमें रिलीफ बनती है, और ये बहुत चांसेस इसके, अगर आप इसको सिर्फ लीगली लॉ के लेंस से देखें, तो आज बुशरा बीबी को रिहाई मिल सकती है। वो यहाँ से अडयाला जेल से रिहाई का उनका हुक्म हो सकता है, और वो ईद अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजार सकती हैं। ताहम उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी निज़ामुद्दीन और प्रोसिक्यूशन के जो है ना, उनके लिए वो बड़ी, उनके लिए नाजुक सिचुएशन है। और बुशरा की रिहाई के ऑप्टिक्स जो हैं, उनका ये ख्याल है कि ये टोटल पॉलिटिकल मसला है। ये रिहाई के ऑप्टिक्स जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते। और उन्होंने मुझे याद करवाया, और मैंने भी इससे पिछले वीलॉग में इसका ज़िक्र किया था, कि पिछले 24 घंटों में साहिवाल की एक एंटी जो करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की एक जज है, एसीई जिसको पंजाब कहा जाता है, उन्होंने अरेस्ट वारंट दोबारा इश्यू किए ख़ावर मानिका के और उनके साहिबजादे मूसा मानिका के। अच्छा, मैंने उस वक़्त ये सवाल रेज़ किया था पिछले वीलॉग में कि इसकी भी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होगी, ये कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है स्टेज पे? मुझे अब वकील साहब ने ये बताया कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो कंप्लेनेंट को और प्रोसिक्यूशन दोनों को नोटिसेस इश्यू किए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 11 जून को, तो कंप्लेनेंट तो ख़ावर मानिका है। इसका मतलब है कि ख़ावर मानिका, जिनको पहले भेजा गया था शाहरुख अर्जुमन के पास 29 मई को रोने के लिए, दुहाई देने के लिए, उन्होंने बहुत दुहाई, आपको पता है, जब वो वहाँ से बाहर निकले तो उनको वकीलों ने पकड़ लिया और उनके ऊपर हमला भी हो गया, उसका केस और एफआईआर भी हुई है, उनकी ठुकाई हो गई, उनको ज़द-वकूफ़ करने की कोशिश की गई। तो ख़ावर मानिका लगता ये है, अब ये प्योर एनालिसिस की बात हो रही है, पॉलिटिकल एनालिसिस की। ख़ावर मानिका मज़ीद विलिंग नहीं है कि मैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके, वो भी मतलब मियां गुल हसन औरंगज़ेब जैसे इंटेलिजेंट और आज़ाद मंश, आज़ाद थॉट रखने वाले जज साहब के सामने आके वो अब अपनी कमीज़ नहीं फाड़ना चाहते, वो रोना नहीं चाहते। और इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ ख़ावर मानिका के ऊपर अब हमले भी हो रहे हैं, और ख़ावर मानिका को की बहुत बेइज़्ती की गई है, उनके ऊपर बहुत लोगों को इल्ज़ाम है, बहुत गुस्सा है, वहाँ ख़ावर मानिका बेचारा भी मजबूर है, और ख़ावर मानिका को महज़ एक टूल के तौर पर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल कर रही है, और चौधरी निज़ामुद्दीन उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं ख़ावर मानिका का। तो वकील साहब का कहना था कि ख़ावर मानिका अब शायद नहीं आना चाहते, और ये जो उनके अरेस्ट वारंट इश्यू किए गए हैं, साथ उनके बेटे के भी किए हैं मूसा के, ये इसलिए है कि ख़ावर मानिका को आज के दिन में प्रोड्यूस किया जाए, और वो एक इसको लटकाने की यहाँ पे कोशिश की जाए। वकील साहब का ये भी कहना था कि अगर इसके बावजूद मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कोई बुशरा बीबी की
रिहाई की तरफ वो चले गए या उनका उन्होंने हुक्म आज या कल ऐसा दे दिया उन्होंने फैसले का ईद से पहले, तो ये रेस्ट एश्योर कि एस्टैब्लिशमेंट को ये ऑप्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आएँगे। उनको लगेगा ये ऑप्टिक्स अगर ऐसा होगा, यदि बुशरा की रिहाई होती है, वो यहाँ से निकलती हैं अडयाला जेल से, तो ये चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सिस्टम है, इसको अपने लिए बहुत बड़ी शिकस्त के तौर पे देखेगा और वो फौरी तौर पे कुछ और करेंगे, कोई और केस भी उनका रजिस्टर कर देंगे। तो ये अब तक की सिचुएशन समझ आती है। मैं वैसे बड़ा होपफुल हूँ कि कुछ होगा इसमें पॉज़िटिव। अब ये जो एलिमेंट है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का जो पूरा सिस्टम है, उसकी डेस्परेशन की और उसकी जो परेशानी है कि वो जो ऑप्टिक्स अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके बारे में 3 किस्म की इस वक़्त थ्योरीज़ चल रही हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि ये पिछले 72 या 96 घंटों में स्टार्टिंग फ्रॉम अज़हर माशवानी के दोनों भाइयों को उठा लिया गया, दोनों प्रोफ़ेसर्स को। उसके बाद आपने देखा कि डॉक्टर शहबाज़ गिल के भाई साहब जो हैं वो गुम हो गए, लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए उन्हें उठा लिया गया। उसपे डॉक्टर शहबाज़ गिल ने सलमान अकरम राजा और पैनल को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त और भारी भरकम किस्म की उन्होंने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में डाली हुई है। फिर आपने देखा कि वकास नामी जो एक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है तहरीक इंसाफ के, उनको उठा लिया गया और भी बहुत से लोग हैं जिनको पिछले 96 घंटे में उठाया गया है। और फिर आपने देखा कि इमरान रियाज़ जो प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर और व्लॉगर हैं, उनको एक एहराम पहने हुए बंदे को पहली दफ़ा मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि एक बंदा हज करने के लिए एहराम पहन के लाहौर एयरपोर्ट पहुँचता है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उसको उससे पहले 3-4 दिन प्रोसीडिंग होती है लाहौर हाई कोर्ट की, और उसको परमिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह से उसको परमिशन मिल चुकी है। वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। उसको उठा लिया जाता है, उस वक़्त यही समझा जाता है कि शायद एफआईए उसको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के चक्कर में उठा रही है, और फिर उसके ऊपर एक पुलिस वाला एक इंतहाई फिस्टी किस्म का घटिया केस जो है वो डाला जाता है। और वो केस ये डाला जाता है कि इमरान रियाज़ जो है वो दौड़ रहा था और उसने 25 करोड़ रुपए किसी के देने हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि यही जो वकील साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने इन राइटिंग ये नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस कंप्लेनेंट की तरफ से ये कंप्लेंट डाली गई थी इमरान रियाज़ के ऊपर कि उसने 250 मिलियन यानी 25 करोड़ रुपए इमरान रियाज़ उसके लेके दौड़ गया है, उस कंप्लेनेंट ने इस कंप्लेंट से लाइल्मी का इज़हार कर दिया है। उसने कहा है मुझे तो पता ही नहीं, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं डाली। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मेरा ख़्याल था कि कंप्लेंट तो कम से कम ऐसे लोगों से डाली जाती है जो उनके कंट्रोल में होते होंगे चौधरी निज़ामुद्दीन के। उन्होंने कहा नहीं, वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं इस स्टेज पे कि मुख्तलिफ लोगों के शनाख्ती कार्ड दादरा से निकाल के, कभी कोई रिटायर्ड मेजर साहब के, रिटायर्ड सूबेदार, हवालदार, लांस नायक, कर्नल साहब, सबकी डाल दी जाती है उनके बिहाफ पे कंप्लेंट, और बाद में वो कंप्लेनेंट कहता है कि हमारे ऊपर भी इन्होंने ऐसी कंप्लेंट डाली है। वो जो बंदा जो वो लोगों के फ़ोन देख रहा था, जाके सूंघ रहा था, और उसको फ़ोन से पता चलता था कि मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, वजाहत सईद वगैरह जो हैं, वो फ़ोन के ज़रिए हदायत दे रहे थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले की, वो भी इसी किस्म का हो सकता है बाद में कोई बंदा जो है वो निकले। अच्छा, अब ये एक तो इसको एक्सप्लेन करने की है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मैंने बात शुरू की कि ये थ्योरी ऑफ डेस्परेशन है कि इस वक़्त चौधरी साहब का जो पूरा सिस्टम है, वो अंडर प्रेशर है और वो एक डेस्परेशन में है, गुस्से में है और ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऊपर से आया है हुक्म, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का भी सीज़न है, लोगों की पोस्टिंग्स होनी है, ट्रांसफ़र्स होनी है, एक्सटेंशन्स लोग चाहते हैं, तो एक तो सीन ऑफ डेस्परेशन है। दूसरी थ्योरी ये है कि यहाँ पर एक डाइवर्जन थ्योरी है। डाइवर्जन थ्योरी ये कहती है कि चूँकि बजट है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो तवज्जो हटाने के लिए ये अबडक्शन का सीन है, ताकि मीडिया और सोशल मीडिया जो है, वो बजट का त्यापांछा ना कर सके, और बजट बड़ा ही गैर मकबूल किस्म का है। उसमें सैलरीड लोगों की ऊपर जिस किस्म के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, रिवाइज़ किए गए हैं, अपवर्ड आईएमएफ ने बेसिकली बजट बनाया है, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए चीज़ है। एक तीसरी थ्योरी भी है कि इमरान खान को चूँकि रिलीज़ नहीं करना, या इमरान खान को एक खतरा लोग महसूस करते हैं कि एलिमिनेट करने की कहीं प्लानिंग ना हो, तो खुदा ना खास्ता, तो एक अल्टरनेट लीडरशिप आप पैदा कर रहे हैं वुंडेड किस्म की, यानी मुख्तलिफ लोगों को मसाइल में डाल के आप उनकी शख्सियात को या उनकी लीडरशिप को उजागर कर रहे हैं, नए विक्टिम्स आप पैदा कर रहे हैं। ताहम एक 2 इंतहाई वेल प्लेस्ड सोर्सेज़ के साथ जब मैंने ये जो एलिमिनेशन थ्योरी है, इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि अब इसका कोई चांस नहीं है, ये बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा उनका एक ऐसा इम्पैक्ट पैदा हो चुका है सिस्टम के लिए कि अब इस स्टेज पे इमरान खान के साथ चौधरी निज़ामुद्दीन को बिलवास्ता बराह रास्त या इनडायरेक्टली उनके साथ नेगोशिएशन ही करनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो नेगोशिएशन के प्रोसेस को किक स्टार्ट किया गया है, दिस इज़ बेसिकली एन एडमिशन एंड रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करनी होगी। और अभी आप ये देखें कि इमरान खान ने जो नेगोशिएशन को अप्रूव किया है विद द गवर्नमेंट शरीफ जरदारी रजीम, उसमें इमरान खान क्या डिमांड्स और अपनी एक एक्सपेक्टेशंस लेकर उसमें नेगोशिएशन में आएंगे, अभी आप उसका वेट करें। अच्छा जी, ये तो हो गया इस्लामाबाद का सारा सीन, मैंने आपके सामने रख दिया। अब आए हम लाहौर। लाहौर के अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, जैसे कि मैंने आउटसेट में कहा। और लाहौर में जो सीन है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक पहला कंपोनेंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, एज़ पर द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद खान जो हैं,
انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، جس میں 6 الیکشن ٹریبونلز کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا ہے، اور یہ 6 کے 6 الیکشن ٹریبونلز پنجاب کے حوالے سے ہیں۔ اس میں سینئر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے، اور ان کی ایریاز اور جورسڈکشن پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ کی جہاں الیکشن کے حوالے سے کمپلینٹس ہیں، وہ ان کی جورسڈکشن کو اناؤنس کر دیا گیا۔ دس از آل ان بلیک اینڈ وائٹ، اور پاکستان کے انگریزی کے تمام اخبارات جو آج کے ہیں 13 جون کے، اس میں اس کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان کے اندر بھی اور ٹریبیون کے اندر بھی، اور میرا خیال ہے نیشن وغیرہ کے اندر بھی۔ اچھا، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے الیکشن ٹریبونلز کی، یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے مختلف لوگ جن کو زبردستی ہرایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، انہوں نے اپنی پٹیشنز رکھی ہوئی ہیں، الیکشن وہ لانا چاہتے ہیں ٹریبونلز میں، ٹریبونل الیکشن کمیشن بننے نہیں دے رہا تھا۔ تو ایک ٹرائی اینگولر یہاں پہ ٹینشن تھی بٹوین دی اپلیکنٹس، جو کمپلیننٹس ہیں، جو پٹیشنرز ہیں، بٹوین دی لاہور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ بٹوین دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اچھا، اب اس میں مین 29 کو جسٹس شاہد کریم جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی بہت تعریف میں سنتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں کہ بہت تعریف سنی ان کی، تو جسٹس شاہد کریم جو ہیں انہوں نے 2 پٹیشنز نپٹائیں 29 مئی کو، جو میرا خیال ایک کم از کم سلمان اکرم راجہ کی تھی، ایک کوئی اور وکیل تھے بڑے مشہور، نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شاہد کریم صاحب کی جو پٹیشن نپٹائیں، انہوں نے آرڈر یہ کیا الیکشن کمیشن کو، انہوں نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر اندر 6 ایڈیشنل الیکشن ٹریبونلز کو نوٹیفائی کرے، اور وہ کرے ان اکارڈنس ود دی نامینیشن اینڈ ریکمنڈیشن آف دا چیف جسٹس آف دی لاہور ہائی کورٹ، جو کہ طریقہ کار ہے اس کا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اور اگر وہ نہیں کرتا نوٹیفائی، تو اٹ ول ڈیمڈ دی آرڈر ول ڈیم ٹو بیکم افیکٹو، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان ٹریبونلز کو کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے۔ اور یہ جو ابھی چیز ہوئی ہے، جو رجسٹرار نے نوٹیفائی کر دیا ہے، یہ بیسکلی جسٹس شاہد کریم کی جو 29 مئی کا آرڈر ہے ان ریسپانس ٹو دا پٹیشن بائی سلمان اکرم راجہ اینڈ اندر پی ٹی آئی لائر، یہ انہوں نے اس حوالے سے رجسٹرار نے آرڈر کر دیے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن، اچھا اب ذہن میں رکھیں کہ یہی وہ تنازع اور جھگڑا ہے جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ملک شہزاد خان ہے، ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا ہے تھرو دی ایکشنز آف دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ اچھا، جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیلز دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ڈیسیجن میکنگ ڈومینیٹ کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، ان کے ساتھ جو سپورٹنگ 3 جسٹسز تھے، میرے خیال اس میں جسٹس امین الدین تھے، اظہر رضوی تھے، اور ان کے ساتھ لا منسٹر تھے پاکستان کے، اور ان کے ساتھ اٹارنی جنرل تھے، ان سب نے مل کے یہ ڈیسیجن میکنگ کی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے اور منیب اختر جو ہیں انہوں نے اب اس کی اپوزیشن کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی طور پہ ملک شہزاد خان جو ہیں، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کو اس اسٹیج کے اوپر ریپلیس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ملک شہزاد خان جو ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ ہے کہ ملک شہزاد کو پروموٹ کیا گیا، تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو ایلیویٹ کیا گیا، آئی ایم سوری پروموشن از ناٹ دا رائٹ ورڈ، ان کو ایلیویٹ کیا گیا، اور ادروائز وہ اب مارچ 2025 میں ریٹائر ہو جاتے۔ اب جب ان کو ایلیویٹ کیا گیا تو ان کو 2 سال اور مل گئے ہیں، اور وہ کہیں مارچ 27 میں جا کے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے ایک ویلاگ میں 2 ڈھائی 3 دن پہلے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ در حقیقت جو امپورٹنٹ رول وہ یہاں پہ پلے کر رہے تھے ایز چیف جسٹس آف دا بگیسٹ اینڈ دا لارجسٹ کورٹ ان پاکستان، ہائی کورٹ، وہ ان کا رول بالکل ڈیمینش کر دیا گیا ہے، بیکاز لاہور ہائی کورٹ سے جب ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ بالکل جونیئر موسٹ جج ہو جاتے ہیں، ان کی امپورٹنس نہیں رہتی وہاں پر، وہ ایک ان کو مارجنلائز جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این اور حکومت ریلیٹڈ ان سے نتھی وکلا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں ملک شہزاد خان صاحب کو، ان کو اب اس اسٹیج کے اوپر کیسز کو پرسیو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے جسٹس بلال حسن میرا خیال ہے، ان کو ایلیویٹ کیا گیا تو انہوں نے آفس آنا چھوڑ دیا ہے، وہ کیسز کو ٹچ نہیں کر رہے بیکاز وہ سپریم کورٹ چاہ رہے ہیں۔ تو ملک شہزاد جو ہیں ان کو اپنے آپ کو لا تعلق کر لینا چاہیے تھا، لیکن ملک شہزاد نے اپنے آپ کو لا تعلق جو ہے وہ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا کیا موقف ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے لیے ایک آرڈیننس ایشو کر لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک آرڈیننس آ گیا ہے، ہم نے تو اپنے ٹریبونلز بنا دیے ہیں ریٹائرڈ ججز کے، اور جو جسٹس شاہد کریم کا آرڈر ہے 29 مئی کا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ تو اب بالکل انفرکچوس ہو گیا، بیکار ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت جو ہے نہیں ہے۔ اسی حوالے سے جو دوسرا چیلنج ہے، جو دوسرا ڈیولپمنٹ اور سین ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، سیکنڈ بیٹل گراؤنڈ ہے، وہ اب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم کے سامنے سلمان اکرم راجہ سمیر کھوسا کے ذریعے اور ایک اور وکیل صاحب پٹیشن لے کے آئے ہیں، اور یہ پٹیشن کہتی ہے کہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف یہ پٹیشن ہے۔ یہ پٹیشن یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ جو ریٹائرڈ ججز کے ٹریبونلز بنائے ہیں، یہ انہوں نے غلط بنایا ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ اس کو انویلڈ قرار دے اور روکے الیکشن کمیشن پاکستان کو۔ اور سیکنڈلی
जो सेक्शन 151 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसको सस्पेंड किया जाए, इनवैलिड करार दिया जाए। ये सेक्शन 151 क्या है? ये वो सेक्शन 151 वो है जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से एक ट्रिब्यूनल से केस को दूसरे ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र और शिफ्ट कर रहा है, और विदाउट द परमिशन एंड विदाउट द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। तो ये भी अगले जो चंद घंटे हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में इद्दत केस के हवाले से, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम की अदालत के अंदर ये जो दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये बड़े इंपॉर्टेंट इनके आउटकम होंगे। और इनके आउटकम से जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो डिटरमिन होगा इसके आउटकम से। अच्छा, अब ये वो सारी सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट की, जिसको पीएमएलएन और पीएमएलएन से नथी जो उनका मीडिया का एक सेक्शन है, वो इसको एक बगावत या शोरश के तौर पे देख रहा है, और इस हवाले से बड़ा परेशान है। दो इसकी एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल है जनाब दामवर सहाफ़ी एनालिस्ट, क्रिकेट के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के जनाब सेठी साहब, नजम सेठी साहब की, और दूसरी है राना सनाउल्लाह साहब की। ये एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सेठी साहब मुसलसल बहुत नाराज़ हैं जजेस से, और वो कह रहे हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं अपने वीलॉग्स के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। और मैं उनके 1-2 वीलॉग के क्लिप में देख रहा था, जिसमें उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट किए। मेरा ख़्याल 6 जून का था। उसमें उन्होंने कहा कि जो लेडी जस्टिस होती है उसकी हमेशा आपको पता है कि वो अंधी होती है, उसने पट्टी बाँधी होती है, तराजू पकड़ा होता है। लेकिन इस केस में जो लेडी जस्टिस है ना, वो आँखें खोल के देख रही है, और वो पॉलिटिकल पॉपुलिज़्म ये जजेस कर रहे हैं। और जजेस जो हैं वो देख रहे हैं कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर हो गया है, तहरीक-ए-इंसाफ पॉपुलर है, लोगों की फीलिंग्स के साथ आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, और सही कानून के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे। मैं वैसे बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, नजम सेठी साहब जैसे इंटेलिजेंट आदमी, मैं जब कहता हूँ इंटेलिजेंट, आप में से बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ये डिटरमिन करती है कि उनको इस किस्म की बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो खुद कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में ये कह चुके हैं कि क्राइसिस ये है कि जो जजेस इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हो गए हैं, जैसे वहाँ पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, 6 जस्टिसेस जिन्होंने ख़त लिखा, जिसमें बाबर सत्तार हैं, जिसमें तैमूर जहांगीरी साहब हैं, जैसे जिसमें उसमें जैसे उसके अंदर जो मोहसिन अख्तर क़यानी हैं, और ये सारे जो जजेस हैं, ताहिर अरबाब ताहिर हैं, और उसी तरह से शाहिद करीम है लाहौर हाई कोर्ट में। ये कोई प्रो इमरान या प्रो पीटीआई जजेस नहीं हैं। ये बुनियादी तौर पे आइन, कानून और पाकिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स का डिफेंड कर रहे हैं। तो जब नजम सेठी साहब इस तरह की बातें करते हैं, तो यकीन मानिए बड़ा दुख होता है, बिकॉज़ ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ। बहुत से पाकिस्तान में मीडिया में लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग के ऊपर के हिस्से वैसे ही काम नहीं करते। तो नजम सेठी साहब जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। और और अब वो ये, अच्छा, आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस, अब वो ये कह रहे हैं कि यही वो चीज़ है जिसके बारे में नजम सेठी साहब जो हैं वो बार-बार ये कहते हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ जाएगी, मार्शल लॉ लग सकता है, ताकि इन कोर्ट्स को जो है, हाई कोर्ट्स को जो शोरश में चली गई हैं, बगावत कर दी है जिन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के खिलाफ, इनको कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी, जो अब पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं आजकल शहबाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के, पहले तो बहुत ही नाराज़ थे, आजकल बड़े खुश हैं। तो राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने शाज़िब खानज़ादा साहब के साथ प्रोग्राम में, शाज़िब खानज़ादा साहब ना बड़े सीरियस तरीके से लोगों की बात सुनते हैं, ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे। तो शाज़िब खानज़ादा जो कि प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने एक नई यबड़ी छोड़ी। उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो एक और मई 9th करना चाह रही है। यानी इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब एक और मई 9th करना चाह रहे हैं, वो और चौधरी निज़ामुद्दीन के लोग मिलके। वैसे मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में मुझे लगता है कि मई 9th करना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लग रहा है, शायद किस तरह का मई 9th होगा, पर लेकिन कहा उन्होंने है, और इसका कोई मीनिंग पॉलिटिकल ज़रूर है। मैंने आपको कई दफ़ा व्लॉग्स में एक्सप्लेन किया, मैं प्रिंसिपल डायसेक्शन मैंने की थी मई 9th की, अलॉन्ग विद बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, कि मई 9th एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी थी, जिसका एक मकसद ये था कि तहरीक-ए-इंसाफ का, इससे पहले कि तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पे निकले और इलेक्शन माँगे 2023 में, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी थी कि इलेक्शन होने चाहिए। तो इससे पहले कि वो कहें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाओ, तहरीक-ए-इंसाफ का डंग निकाल दिया जाए, उसके ऊपर हमला कर दिया जाए, और तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को अपने गेट्स पे बुलाया जाए और कहा जाए कि उन्होंने हम पे हमला कर दिया। दूसरा ये था कि पाकिस्तान का मीडिया शोर मचा रहा था इलेक्शन का, उसने मचाना था शोर, उसका डंग निकाल दिया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको डरा दिया जाए, उसकी ताकत सलब कर ली जाए। और तीसरा ये था कि अदालतें जो हैं उनको डिफेंसिव पे डाल दिया जाए। तो ये 3 चीज़ें कम से कम जो हैं अचीव की गई। तो अब जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मई 9th पीटीआई करने वाली है, इसका मतलब है कि राना साहब और राना साहब के जो एडवाइज़र्स हैं दूसरी तरफ में, अक्रॉस द अदर साइड डिवाइड, वो कोई ना कोई चीज़ सोच रहे हैं।
اب یہ وہی چیز ہے جس کے نتیجے میں اغوا ہو رہے ہیں، جس میں عمران ریاض کا اغوا، اظہر ماشوانی کے بھائیوں کا اغوا، ڈاکٹر شہباز گل کا بھائیوں کا اغوا، محسن نقوی صاحب کا دنیا کا دورہ کرنا اور انٹرپول کے بارے میں غور کرنا کہ 5 وی لاگرز ان کو پکڑ کے پاکستان لایا جائے، ان کے خلاف اپلیکیشن ڈالی جائے۔ یہ اس قسم کا مین آئین تھا، یہ دوبارہ ایک اور ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ لیکن اس کو دیکھتے ہیں، یہی اب یہی چیز کلیئر ہونی ہے۔ ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے، مجھے وکیلوں سے پتہ چل رہا ہے کہ برٹش اور پاکستانی امریکنز کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ ڈائسپورز جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری کی ساری شور ہے یہ برطانیہ سے ہے پرنسپلی اور امریکہ سے ہے، تو کچھ لوگوں کو پکڑ کے ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ بھی ایک اس وقت تھنکنگ چل رہی ہے، اس کی بھی کچھ ایگزامپلس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تھینک یو۔